कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास है कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर एक रिफ्लेक्टिव टाइप की स्क्रीन है और इस स्क्रीन से कनेक्टेड हैं यहाँ पर 3 स्प्रिंग्स, और ये जो 3 स्प्रिंग्स हैं ये अल्टीमेटली कनेक्टेड हैं एक फिक्स्ड सपोर्ट से। पूरा सिस्टम जो है ग्रेविटी फ्री स्पेस में रखा हुआ है कि ग्रेविटी का इफेक्ट आपको यहाँ पर नहीं मानना है। और यहाँ पर लाइट जो है इंटेंसिटी आई की, जिसका बीम एरिया ए के बराबर है, इस सरफेस पर इंसिडेंट होती है। तो आपको बताना है कि जब ये लाइट जो है यहां पर आकर गिरेगी और स्प्रिंग जो है कंप्रेस होगी, तो स्प्रिंग की इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इस पूरे सिस्टम की इक्विलिब्रियम पोजीशन में आपको ये बताना है कि स्टोर्ड एनर्जी कितनी होने वाली है। तो स्टोर्ड एनर्जी एट इक्विलिब्रियम आपको यहां पर कैलकुलेट करनी है। स्टोर्ड एनर्जी एट इक्विलिब्रियम आपको यहां पे बतानी है, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट इसको किया जाए, कैलकुलेट इसको करते हैं। सॉल्यूशन कुछ दिख नहीं रहा इससे तो ठीक है, तो यहां पे इसको करते हैं सॉल्व। तो पहली बात तो ये कि ये वाली जो स्प्रिंग है और ये वाली जो स्प्रिंग है आपस में पैरेलल में लगी हुई हैं, और पैरेलल में जब स्प्रिंग लगी होती हैं तो इनका इक्विवेलेंट होता है K1 प्लस K2। तो इन दोनों स्प्रिंग को मैं रिप्लेस कर सकता हूं एक सिंगल स्प्रिंग से जिसका इक्विवेलेंट होगा 2K, और 2K और K आपस में सीरीज में लगी हुई हैं, तो 2K और K को मैं रिप्लेस कर सकता हूं एक सिंगल स्प्रिंग से। K इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा यहां से 2K इंटू K डिवाइडेड बाय 2K प्लस K। तो यहां से आपको मिल जाता है 2 टाइम्स K स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3K। K से K कैंसिल आउट हो गया, आपको मिल गया 2K बाई 3। ये इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस पूरे इन तीनों स्प्रिंग्स की जगह एक सिंगल स्प्रिंग रख सकता हूं जिसका K वैल्यू 2K बाई 3 होने वाला है। अब दूसरी बात ये कि जब यहां से लाइट पड़ेगी तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो ये स्प्रिंग्स कंप्रेस होने वाली हैं। कंप्रेस होगी तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन बढ़ता जाएगा, और स्प्रिंग में कंप्रेशन बढ़ता जाएगा, और कंप्रेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो स्प्रिंग का जो फोर्स है इस तरफ वो भी बढ़ता जाएगा। एक मोमेंट ऐसा आएगा कि जब ये वाला फोर्स रेडिएशन की वजह से और स्प्रिंग की वजह से लगने वाला फोर्स दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और मैं उस पोजीशन को कहूंगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन आ चुकी है। तो यहां पे देखते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या हो रहा होगा। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन देखिए क्या होगा कि आपके पास जो ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, दैट विल बी इक्वल टू 2K बाई 3 इंटू डेल्टा एक्स। 2K बाई 3 इंटू डेल्टा एक्स के बराबर फोर्स लग रहा होगा, और यहाँ पे डेल्टा एक्स मैं कह सकता हूँ एक्सटेंशन है। डेल्टा एक्स लिखें एक्स लिखें एक ही बात है, एक्स नॉट भी लिख सकते हैं इसे। दिस इज एक्स नॉट, 2K एक्स नॉट बाई 3 के बराबर फोर्स लगेगा इस तरफ। और रेडिएशन की वजह से फोर्स बताओ बच्चों कि रेडिएशन की वजह से फोर्स कितना लग रहा होगा। तो हम ये फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 2 टाइम्स IA बाई C के बराबर फोर्स लगता है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट करवाने पर इस लाइट को 2IA बाई C के बराबर फोर्स लगता है। तो मैं यहां पे बराबर कर सकता हूं कि 2IA बाई C फोर्स लगाया रेडिएशन ने, और 2K बाई 3 एक्स नॉट फोर्स लगाया स्प्रिंग ने। ये दोनों बराबर हो चुके हैं, ये दोनों जो है बराबर हो चुके हैं। तो यहां से मुझे एक्स नॉट की वैल्यू पता चल जाती है, 2 से 2 चला गया, और आपको यहां से एक्स नॉट की वैल्यू मिल जाती है इज इक्वल टू 3 टाइम्स I इंटू A divided by Kc, divided by Kc. This is the compression at equilibrium. This is the compression at equilibrium, at equilibrium. समझ में आया कि ये compression है इस स्प्रिंग का at equilibrium position। और मैं यहाँ पे stored energy के बारे में बता सकता हूँ कि energy stored इसमें अब होने वाली है U stored is equal to half into kx square, kx square। ये एनर्जी यहां पर स्टोर्ड रहने वाली है। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, हाफ इंटू 2K बाई 3 इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर, यहां पे आपको मिलेगा 9 इंटू आई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय K स्क्वायर इंटू C स्क्वायर। तो K से एक पावर चली जाती है, 2 से 2 चला गया, 3 से चला गया 3 बार, और आपको यहाँ पे आंसर मिलता है 3I स्क्वायर A स्क्वायर डिवाइडेड बाय K C स्क्वायर। This is the value of stored energy. U stored. 3 times I square A square upon KC square. समझ गया?
तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। सबसे पहला अनाउंसमेंट इसमें यह है कि जनवरी 2 को 2 PM पर 3 घंटे का एक टेस्ट होने वाला है, और उस टेस्ट को यदि आप क्लियर करते हो तो आपको एक्सक्लूसिव स्टडी ग्रुप में ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। और स्टडी ग्रुप में क्या होगा कि आपको मेंटरशिप मिलने वाली है टॉप एजुकेटर्स की, और भी ढेर सारे बेनिफिट्स जो हैं आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। उसके बाद दूसरा अनाउंसमेंट है वो ये है कि जेईई मेन 2022 के लिए और जेईई एडवांस 2022 के लिए जो रैंक ओरिएंटेड बैच जो है स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर को। ये जो है इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। और दूसरा बैच जो है क्लास 11 का, जिसमें रिवीजन भी होगा, क्लास 12 की प्रिपरेशन भी होगी, वो 29 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। कोटा के जो टॉप एजुकेटर्स हैं यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद बात करें कि एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है जेईई 2022 के लिए, और 2 जनवरी से हर संडे जो है 2 से 5 आपका एक एग्जाम होगा, और इस एग्जाम में जो है बहुत ही फियर्स कंपटीशन होने वाला है। तो आप जरूर जो है इस एग्जाम, इस टेस्ट सीरीज को दीजिए, और आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, आपको क्या प्रिपरेशन की जरूरत है। ठीक है, क्या क्या फीचर्स हैं देखिए इसमें, कि जो है जेईई मेन प्रिपरेशन के लिए जेईई मेन लेवल के जो है यहाँ पे टेस्ट होने वाले हैं, और उनमें जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस जो है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्यूरेटेड हैं, और उनके सॉल्यूशंस भी आपको मिलने वाले हैं। और उसके बाद आपको टेस्ट रिपोर्ट दी जाएगी। उस टेस्ट रिपोर्ट से क्या होगा कि आपको जिन जिन कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत है, क्या क्या दिक्कत है, वो खुद हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि क्या क्या आपको दिक्कत है, क्या क्या आपको पढ़ने की जरूरत है। तो टेस्ट रिपोर्ट भी यहाँ पे आपको मिलने वाली है, और टेस्ट सीरीज को जो है ज्वाइन करना है आपको इस कोड के साथ, NKC सर लाइव जो है कोड आप यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए और इस टेस्ट सीरीज को जो है ज्वाइन कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अनअकैडमी की वेबसाइट, अनअकैडमी की ऐप पे जो है डाउट्स पूछ सकते हैं। आपको जो है 3 डाउट जो है एक बार में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये 3 डाउट जो है एक बार में पूछ सकते हैं, और आप जिस लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में जो है आपको सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है। और क्या करना है आपको, अनअकैडमी की वेबसाइट है और अनअकैडमी की जो ऐप है उस पर आप अपना जो डाउट है वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने है कि यहाँ पर एक मिरर रखा हुआ है, यहाँ पर एक मिरर रखा हुआ है, और लाइट इंसिडेंट होती है कुछ इस तरीके से, और लाइट का जो बीम एरिया है, ये जो बीम एरिया है बेटा A के बराबर है, और इसका इंटेंसिटी जो है I के बराबर है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितना प्रेशर यहाँ पर एग्जर्ट हो रहा होगा। तो आपको यहाँ पे बताना है बेसिकली रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो मैं जानता हूं कि जब एक पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और उस पर ऑब्लिक जो है प्रोजेक्शन होता है, ऑब्लिक जो है इंसिडेंस होता है रेडिएशन का, तो फॉर्मूला आता है हमारे पास, जनरल फॉर्मूला। याद करिए सब लोग कि जनरल फॉर्मूला आता क्या था। जनरल फॉर्मूला हमारे पास आता था रेडिएशन का, P इज इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो, I बाय सी कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे आता था 1 प्लस रो। अब यहां पर मिरर दिया हुआ है, इसका मतलब परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग इसको मानना है, यानी रो की जो वैल्यू है उसको 1 के बराबर मानना है। और जो हम वहां पर थीटा लेते थे फॉर्मूले में, वो थीटा था बेटा हमारे पास, नॉर्मल से एंगल थीटा हुआ करता था। लेकिन यहां पर जो एंगल है हमें थीटा इस सरफेस से दिया हुआ है। इसका मतलब फॉर्मूले में जो थीटा की वैल्यू पुट करनी है वो अब हमें पुट करनी है ये वाली, विच इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पुट करेंगे, और यहाँ पे रो की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो हमें हमारा आंसर मिल जाना चाहिए। तो यहाँ से हमें रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू मिल जाती है I डिवाइडेड बाई सी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 सॉरी, so it will be 2I by c cos 90 माइनस थीटा का स्क्वायर विल बी साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 2I साइन स्क्वायर थीटा, 2I साइन स्क्वायर थीटा बाई सी हमें रेडिएशन प्रेशर मिल जाता है। ठीक है, रेडिएशन प्रेशर हमें इस केस में मिल जाता है। ठीक, समझ में आया? अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ एक बढ़िया सवाल, और इस सवाल को नाम दे देते हैं, नंबर दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सवाल में आपको दिया हुआ है कि एक हमारे पास परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग टाइप की कोन है। यहाँ पे कोन आपको दिखाई गई है जिसका जो सरफेस है वो 100% रिफ्लेक्टिंग है, यानी कि एक आइडियल रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां कोन का दिया हुआ है। आइडियल रिफ्लेक्टिंग
सरफेस, आइडियल रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो रेडियस है, बेस का जो रेडियस है आर के बराबर है और इस कोन का हाफ एंगल जो है थीटा के बराबर आपको दिया हुआ है। इंटेंसिटी आई, इंटेंसिटी आई का एक लाइट बीम इस कोन के ऊपर गिराया जाता है इस तरीके से, जिससे ये जो बेस है इस बेस के परपेंडिकुलर जो है गिराया जाता है एक लाइट बीम जिसका इंटेंसिटी आई के बराबर है। ये जो पूरा सरफेस है रिफ्लेक्टिंग टाइप का है, तो आपको बताना है कि टोटल फोर्स जो इस कोन के ऊपर लग रहा होगा। तो हमें यहां पे फाइंड करना है, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कोन, ऑन द कोन, कोन के ऊपर लगने वाला फोर्स जो है हमें कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहली बात, ये लाइट जो है बनी होती है फोटोन से मिलकर, तो फोटोन जो है यहां पर गिर रहे होंगे अलग अलग पार्ट पर और फोटोन जो है टकराकर रिफ्लेक्ट होके जा रहे होंगे कहीं और। तो फोटोन जब रिफ्लेक्ट होंगे तो कुछ ना कुछ मोमेंटम का ट्रांसफर करेंगे और मोमेंटम का जो ट्रांसफर है, मोमेंटम में जो चेंज है पर यूनिट टाइम, वो कहलाता है आपके पास फोर्स। तो हमें इस तरीके से अप्रोच यहां पे लगानी है और फोर्स कैलकुलेट करना है। तो मैं इस पूरे कोन पे एक साथ फोर्स निकालने की बजाय मैं एक आसान तरीका इस्तेमाल कर रहा हूं कि मैं यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लेने वाला हूं। तो एक ऐसा एलिमेंट लेंगे जिस एलिमेंट को फर्दर ऐड करने पर टोटल कोन हमारे पास मिल जाए। तो मैं यहां पर एक एलिमेंट ले रहा हूं, यहां पर मैं एक एलिमेंट ले रहा हूं कुछ इस तरीके से, और एलिमेंट का शेप सब लोग समझ चुके होंगे। एलिमेंट का शेप यहां पर एक रिंग टाइप का है, रिंग टाइप का यहां पे हम एलिमेंट ले रहे हैं कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से एक रिंग शेप का एलिमेंट यहां पर हमने लिया है और इस रिंग का मैं एरिया मान लेता हूं ds के बराबर है। रिंग का एरिया जो है, एलिमेंटल रिंग है ये, एलिमेंटल रिंग, और रिंग का जो एरिया है बेटा वो ds के बराबर है। रिंग का एरिया ds के बराबर है। समझ में आई बात? अब इस रिंग का एरिया ds, इसे हम लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे? पहले आप रिंग देखिए, मैं मान लेता हूं यहां से x डिस्टेंस पर हमने dx विड्थ की रिंग ली थी, है ना। इसे पहले लेना चाहिए था, x डिस्टेंस पे dx विड्थ की हम रिंग ले रहे हैं, है ना। ये एंगल थीटा है तो ये बन जाएगा आपके पास x साइन थीटा, x साइन थीटा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2 पाई आपको मिल जाएगा यहां से x साइन थीटा इंटू dx, इंटू dx। तो यहां पे हमें मिल जाता है एरिया इस रिंग का। अब इस रिंग के ऊपर भी मैं एक छोटा सा एलिमेंट और ले रहा हूं, एलिमेंट के ऊपर मैं एलिमेंट ले रहा हूं, एलिमेंट के ऊपर मैं एक एलिमेंट ले रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब ये इंपॉर्टेंट है। तो एक यहां पे मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया है, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट यहां पर मैंने लिया है, छोटा सा एलिमेंट मैंने यहां पर लिया है और एक छोटा सा एलिमेंट मैंने यहां पर लिया है। इन दोनों का जो एरिया है मैं मान लेता हूं dA के बराबर है। तो इसका जो एरिया है वो एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में, dA मैं उसे कह देता हूं, और इसका भी एरिया वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में होने वाला है, उसे भी मैं dA कह देता हूं, और उसका डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर टू द एरिया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होने वाला है, इसका डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर टू सरफेस होने वाला है। समझ में आई बात? अब देखिए फोटोन जब यहां पर आकर गिरेगा, फोटोन जब यहां पर आकर गिरेगा तो इस नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है ये आप देख सकते हैं। ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल भी थीटा के बराबर होगा, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपके पास 90 माइनस थीटा। तो फोटोन की डायरेक्शन इस नॉर्मल के साथ 90 माइनस थीटा एंगल बना रही है, तो फोटोन रिफ्लेक्ट होगा 90 माइनस थीटा एंगल पर, 90 माइनस थीटा एंगल पर ये रिफ्लेक्ट होने वाला है फोटोन। और फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा? नॉर्मल के अलोंग फोर्स इसके ऊपर लगाने वाला है। लेट्स से dF स्टार में इसे कह देता हूं, dF स्टार एक एलिमेंट रिंग शेप का है, उसके अंदर भी एक पार्टिकल शेप का एलिमेंट है, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स dF स्टार के बराबर यहां पे मैंने मान लिया है। ऐसे ही मैं इस वाले एलिमेंट के ऊपर कह सकता हूं कि फोटोन आएगा ऐसे, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस थीटा पर ही फोटोन ऐसे रिफ्लेक्ट होगा
और नॉर्मल के अलॉन्ग फोर्स लगाएगा जिसकी वैल्यू dF स्टार के बराबर में मान लेता हूं, dF स्टार के बराबर में मान लेता हूं ये जो फोर्स की वैल्यू है। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, अब देखिए क्या होगा। ये जो फोर्स है dF स्टार, ये जो फोर्स है dF स्टार, इसके भी हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं। कैसे? ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा और ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो dF का एक कंपोनेंट आएगा dF साइन थीटा, dF स्टार साइन थीटा सॉरी, और एक कंपोनेंट आएगा आपके पास dF स्टार कॉस थीटा। सिमिलरली ये वाला जो फोर्स है dF, इसका भी एक कंपोनेंट आएगा सिमिलरली dF स्टार साइन थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट आएगा dF स्टार कॉस थीटा। तो हमें इतनी बात तो समझ में आई कि जो रिंग शेप का एलिमेंट है उसके अंदर जो पार्टिकल शेप का एलिमेंट है, उन दो पार्टिकल शेप के एलिमेंट जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पर हैं, उनके dF cos थीटा आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं और dF sin थीटा आपस में ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब जितने भी यहां पे पार्टिकल टाइप के एलिमेंट्स होंगे उनके dF स्टार sin थीटा, dF स्टार sin थीटा आपस में जुड़ने वाले हैं, dF स्टार sin थीटा, dF स्टार sin थीटा जुड़ने वाले हैं। तो मैं टोटल फोर्स कह सकता हूं इस रिंग के ऊपर कितना लगेगा। तो इस रिंग के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है, मैं कह सकता हूं इस पूरी रिंग के ऊपर फोर्स लग रहा होगा dF स्टार sin थीटा का समीशन, और इसे मैं कह देता हूं किसके बराबर, dF sin थीटा के बराबर इसे आप लिख सकते हैं, dF sin थीटा के बराबर इसे आप लिख सकते हैं। dF क्या है? पूरी रिंग के ऊपर लगने वाला फोर्स, और यहाँ पे है sin थीटा। थीटा कांस्टेंट है तो कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। sin थीटा हमने एज इट इज इसको रख दिया है, बाद में इसको इंटीग्रेट भी नहीं होना है बिकॉज sin थीटा जो है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, अब इस dF की वैल्यू भी निकाल लेते हैं कितनी होगी, dF की वैल्यू भी निकाल लेते हैं कितनी होगी। वो निकालने के लिए आप फिर से चलिए इस पार्टिकल शेप के एलिमेंट पर चलिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दोबारा बना देता हूँ इसको इस तरीके से। इसका ये नॉर्मल है साहब आपके पास, यहाँ पे फोटोन आया है, फोटोन ने एंगल बनाया है 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा एंगल बनाकर ये चला गया है इस तरीके से, ठीक है। तो इसके मैं लीनियर मोमेंटम में चेंज की यदि बात करूं, तो पहले तो आप निकालिए कि एनर्जी कितनी आकर इंसिडेंट हो रही है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इंटेंसिटी इनटू टाइम dt इनटू एरिया। देखिए ये जो इस छोटे से पार्टिकल का एरिया है उसका एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में, तो हमें इस एरिया वेक्टर का पहले ये वाला कंपोनेंट लेना होगा। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से dA sin थीटा, ये हमारे पास मिला है एक रिंग शेप के एलिमेंट में जो पार्टिकल शेप का एलिमेंट है उसका एरिया वेक्टर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, बिकॉज रेडिएशन तो आ रही है ऐसे, लेकिन इसका जो मुंह है वो है ऐसे, इसका मुंह है ऐसे। मान लीजिए कोई सामने से आपके मुंह में अंगूर फेंक रहा है लेकिन आपका मुंह जो है थोड़ा सा टिल्टेड है, तो हमें इस एरिया का प्रोजेक्शन लेना होगा इस डायरेक्शन में कितना है, समझ में आ रहा है आपको। तो ऐसे ही इसका जो मुंह है बेटा, एरिया वेक्टर जो है इस तरफ है छोटे से पार्टिकल का, तो इस पार्टिकल का हमें एरिया वेक्टर जो है उसका कंपोनेंट लेना होगा। तो dA sin थीटा मैंने यहाँ पे ले दिया है, dA sin थीटा। ये आपके पास आई एनर्जी, और ये एनर्जी को डिवाइड कर देंगे c से तो हमें मिल जाएगा लीनियर मोमेंटम, और इस लीनियर मोमेंटम का भी ये वाला कंपोनेंट चेंज हो रहा है, ये वाला कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक और साइन थीटा हमें मिलने वाला है, कैसे? ये वाली बात कैसे है देखिए। मान लीजिए आपके पास कोई इस तरीके का एक सवाल है, यहाँ पे आपके पास एक पार्टिकल है P जिसका लीनियर मोमेंटम है, और वो यहाँ से 90 माइनस थीटा एंगल पर आकर इंसिडेंट हो रहा है और ऐसे चला जा रहा है। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैसे निकालेंगे? पहले इस मोमेंटम के कंपोनेंट आप करेंगे, 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा होने वाला है, ये थीटा होने वाला है, तो ये हो जाएगा आपके पास P cos थीटा, ये जाएगा आपके पास P sin थीटा। टकराने के बाद इसका जो लीनियर मोमेंटम है इस डायरेक्शन में P cos थीटा सेम रहने वाला है, इस डायरेक्शन में मोमेंटम हो जाएगा P sin थीटा। तो इसका लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में तो ये चेंज हुआ ही नहीं है, लेकिन इस डायरेक्शन में पलट चुका है, तो इसका लीनियर मोमेंटम में जो चेंज है वो आने वाला है 2p sin थीटा के बराबर। तो 2p sin थीटा हमें लीनियर मोमेंटम में चेंज मिलने वाला है। हमने लीनियर मोमेंटम जो लिख दिया है, तो लीनियर मोमेंटम में चेंज में लिखूंगा 2 यहाँ पे लगाऊंगा और यहाँ पे एक और sin थीटा में लगाऊंगा, तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे मैं लिख देने वाला हूँ। तो ये लीनियर मोमेंटम में चेंज हमें यहाँ पे मिल चुका है, लीनियर मोमेंटम में चेंज मिल चुका है। अब यहाँ पे dt से डिवाइड कर दूंगा
तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे एफ डी एफ की वैल्यू मिल जाने वाली है, डी एफ की वैल्यू मिल जाने वाली है। लेकिन डी एफ हमारे काम का नहीं है, हमारे पास जो लगने वाला फोर्स है बेटा वो डी एफ साइन थीटा है। वो हमारे पास फोर्स कितना है, डी एफ साइन थीटा। तो यहां से मैं लिखूंगा कि जो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है वो डी एफ साइन थीटा के बराबर है, और डी एफ साइन थीटा किसके बराबर है, डीपी बाई डी के बराबर। तो यहां से आपको मिलने वाला है 2i dt, यहां मिलेगा आपको 2i dt, और यहां पे मिलेगा आपको डी ए साइन स्क्वायर थीटा, डी ए साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आपको मिलेगा नीचे सी डी टी, यहां पे मिलेगा आपको सी डी टी, और यहां पे आपको एक साइन थीटा और मिलेगा। अब एक बात और, ये जो फोर्स है हम सिर्फ पार्टिकल के ऊपर निकाल पाए हैं, पार्टिकल के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है उसका कंपोनेंट निकाल पाए हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, पूरी रिंग के ऊपर फोर्स निकालना होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डीए की जगह क्या लिख देंगे, डीएस लिख देंगे। तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगा पूरी रिंग के ऊपर, कितना लगेगा, 2i dt इंटू ds इंटू साइन ऑफ क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय सी डी टी। dt से dt कैंसिल आउट हो गया है, और दोनों तरफ जो है आपको बस इंटीग्रेशन घुमाना है। तो यहाँ से आपको मिलेगा एफ एक्स इज इक्वल टू 2i बाई सी। ds की वैल्यू कितनी है, ds की वैल्यू कितनी है, ds की वैल्यू हमारे पास है 2 पाई x साइन थीटा dx, 2 पाई x साइन थीटा dx, 2 पाई x साइन थीटा dx, और यहाँ पे आपके पास है साइन ऑफ क्यूब थीटा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 टाइम्स i इंटू पाई बाय सी इंटू साइन रेज टू द पावर 4 थीटा इंटू यहाँ पे मिल जाएगा आपको x dx, यहाँ पे आपको मिल जाएगा x dx। इसको इंटीग्रेट हमें करना है, x की वैल्यू x के ऊपर जो है लिमिट हमें लगानी है। अब x की लिमिट लगाएंगे कैसे, x जो है यहाँ से डिस्टेंस है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू यहाँ तक वो कैसे निकालेंगे, ये आपके पास जो डिस्टेंस है r के बराबर है, ये वाली जो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपके पास r अपॉन साइन थीटा। तो हमें x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू r अपॉन साइन थीटा तक लिमिट यहाँ पर लगानी है। तो यहाँ पे आप लिमिट लगा सकते हैं x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू r अपॉन साइन थीटा की। सॉल्व करिए इसे, कितना आएगा आपके पास 4 टाइम्स i इंटू पाई डिवाइडेड बाई सी, और यहाँ पे आएगा आपके पास साइन रेज टू द पावर 4 थीटा, यहाँ पे आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा आपके पास 0 से लेके r अपॉन साइन थीटा। तो आपको यहाँ से मिलेगा 4 इंटू आई इंटू पाई डिवाइडेड बाई सी इंटू साइन रेज टू द पावर 4 थीटा इंटू 1 बाई 2 इंटू आर स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से पावर जो है 2 कैंसिल आउट हो जाती है, 2 से जो है यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 2i पाई साइन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सी, आपको यहाँ से फोर्स की वैल्यू मिलने वाली है, फोर्स की वैल्यू आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो यहाँ से हमने सबसे पहले क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा कि यहाँ पे हमने एक एलिमेंट लिया रिंग शेप का, रिंग शेप के एलिमेंट में भी हमने एक पार्टिकल शेप का एलिमेंट लिया। पार्टिकल शेप के एलिमेंट से हमने मोमेंटम में चेंज कैलकुलेट किया, और मोमेंटम में जो चेंज है वो फिर हमने पूरी रिंग के लिए कैलकुलेट किया। फिर हमने फोर्स निकाला, फोर्स का जो कंपोनेंट हमारा हेल्पफुल है वो हमने लिया, और उसके बाद पूरा इंटीग्रेट कर दिया x इज इक्वल टू 0 से r अपॉन साइन थीटा तक। तो इस तरीके से हमने आंसर निकाल दिया है। अब बिल्कुल सेम सवाल हमें मिलता है कभी कभी, जिसमें ये जो कोन थी ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग थी, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग थी, तो उस केस में भी हम निकाल सकते हैं बिल्कुल सेम तरीके से। बस वहाँ पे मोमेंटम में जो चेंज है वो थोड़ा सा बदल जाएगा, मोमेंटम में जो चेंज है वो थोड़ा सा बदल जाएगा, और उसे भी हम बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया?